तो चलो आज बात करते हैं फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस की। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फ्लोरोसेंस की। तो आप मुझे ये बताओ, आपने अपने घर में वो CFL वाला बल्ब तो देखा ही होगा, और CFL यदि नहीं देखा तो ट्यूबलाइट तो देखा ही होगा। और उस ट्यूबलाइट और CFL बल्ब के अंदर सफ़ेद सफ़ेद टाइप का कुछ कोटिंग किया गया रहता है ना। तो मुझे ये बताओ कि आखिर वो होता क्या है। और जहाँ तक बात है इसी CFL और ट्यूबलाइट्स की, तो आखिर वो जलते कैसे हैं, क्योंकि उसमें ना LED की तरह कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और ना ही बल्ब की तरह कोई फिलामेंट होता है। फिलामेंट उसके अंदर होता है लेकिन वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो आखिर वो फिर जलता कैसे है, और तो बताओ। तो यहाँ पर बात ये है ना कि वो उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं ना, उसमें AC करंट बहुत हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है, और उतने ज़्यादा हाई वोल्टेज पर उस जो ट्यूबलाइट और वो CFL बल्ब के अंदर मर्क्यूरी वेपर्स होते हैं और आर्गन गैस होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि वो इलेक्ट्रोड्स बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी और हाई AC करंट को उस पर भेजता है वो दोनों इलेक्ट्रोड्स। तो उसके अंदर जो मर्क्यूरी वेपर्स हैं AC करंट के कारण रेजोनेंस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और इतने ज़्यादा वाइब्रेशन पर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। उसके अंदर एक्साइटेशन पैदा हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब एक्साइटेशन पैदा होता है, तो जब वो डी एक्साइटेशन में जाते हैं तो वहाँ से निकलता है अल्ट्रावायलेट, ठीक है ना। तो जब वो अल्ट्रावायलेट उसी सफ़ेद वाले पार्ट्स में जाके टकराता है, तो उसको री एमिट कर देता है विजिबल लाइट में, और वही विजिबल लाइट हमें दिखता है जो हम CFL वालों की मदद से आसपास देखते हैं। वही हाँ तो बहुत आते नहीं लगा, वही अल्ट्रावायलेट लाइट उस सफ़ेद वाले पार्ट्स में जाके टकराता है, जिसके कारण हमें वो री एमिशन दिखता है उसके फ्लोरोसेंस के कारण। तो फिर हमें वाइट लाइट दिखता है। अब वो जो सफ़ेद पार्ट से आखिर वो होता क्या है, तो वो फास्फोरस होता है। तो देखो होता क्या है, जब मर्क्यूरी के वेपर्स ने एक्साइट होकर अल्ट्रावायलेट रे जब उसने निकाला, तो जाके उस सफ़ेद वाले पार्ट्स में फॉस्फोरस में जाकर टकराया। तो फॉस्फोरस ने उसके जो है वो उस अल्ट्रावायलेट को री एमिशन कर दिया विजिबल लाइट में अपने अंदर। वो फॉस्फोरस खुद उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, हायर एनर्जी लेवल में चले गए। जब हायर एनर्जी से डी एक्साइटेशन हुए तो उसको री एमिशन कर दिया विजिबल लाइट पे। तो विजिबल लाइट फिर हमें आसपास दिखता है। अब चलो बात करते हैं। अब देखो इसकी खास बात यह है ना कि ज़्यादा देर तक टिकता नहीं, कि ये क्विक री एमिशन कर देते हैं। जैसे तुरंत अल्ट्रावायलेट रे ने उसको टकराया और उसने तुरंत क्विकली साइमल्टेनियसली विजिबल लाइट पैदा कर दिया। इसमें थोड़ा सा तो डिले होगा वो डी एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन वो डिले नेग्लिजिबल होता है लगभग, तो उसको हम साइमल्टेनियस मान सकते हैं थोड़ा। तो वो तुरंत टकराया और तुरंत री एमिशन हो गया विजिबल लाइट में। जब अल्ट्रावायलेट रे उस पर टकराया, वो मर्क्यूरी वेपर से एक्साइट होकर जो निकला था जो अल्ट्रावायलेट, वो जाके उस सफ़ेद वाले पार्ट्स में टकराया, और उसके बाद वो सफ़ेद वाला पार्ट्स अल्ट्रावायलेट के कारण विजिबल लाइट में री एमिशन कर दिया। तो ये होता है फ्लोरोसेंस। अब चलो बात करते हैं फॉस्फोरोसेंस की। तो फॉस्फोरोसेंस, अच्छा आप ये बताओ, आप एक वो अपने हाथ में ब्रेसलेट पहने हो जो रात में चमकता है, मैं जानता हूँ आप उसको पहने होगे, और कई सारे टीवी रिमोट्स में भी देखने को मिलता है। मेरे घर में एक टीवी रिमोट है जिसको यदि रात में ऐसे ही रख दो तो वो जलता रहता है काफ़ी देर तक। आप इन्फानाइट टाइम तक उसको छोड़ो, वो जलता ही रहता है। तो आखिर वो कैसे रहता है। तो देखो यहाँ पर भी ना उस पर उसका पता नहीं, हाँ फॉस्फोरस ही मिलाया जाता है शायद, कि क्या कुछ भूल गया, लेकिन उस पर ऐसे ही रहता है कि विजिबल लाइट उस पर जाकर टकराया। अब जहाँ तक बात है इसमें फॉस्फोरोसेंस की बात हो रही है ना, तो फॉस्फोरस इससे मिलाया जाता है, लेकिन फॉस्फोरस उससे मिलाया जाता है। इसके थोड़ा केमिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा, इसके एटम्स को। अभी उसको भूल गया, लेकिन फॉस्फोरोसेंस इस टाइप से काम करता है कि
कोई भी कीड़ा आके उस पर टकरा, चाहे विजिबल लाइट हो चाहे अल्ट्रावायलेट लाइट हो, जो उसको एक्साइट करता है बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी वाला, ठीक है ना। तो उसके एनर्जी को मतलब इलेक्ट्रॉन्स को डी एक्साइट होने में उसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले अल्ट्रावायलेट किरण जाके उसके एटम से टकराया, तो एटम से वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाने में थोड़ा टाइम लेता है, और ये हर मतलब कि इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए जो हमें दिखता है ना रात में, वो जिसकी मैं बात कर रहा था कि ब्रेसलेट जो रात में चमकता है, वो काफ़ी देर तक चमकता रहता है, क्योंकि उसमें डी एक्साइटेशन और री एमिशन ऐसे होते रहता है। मतलब डी एक्साइटेशन और री एक्साइटेशन उसमें होते रहता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए उसके बाद मतलब डिले हो जाता है, इसमें थोड़ा सा डिले होता है, उसको क्या बोलते हैं, डी एक्साइट होने में इलेक्ट्रॉन्स का, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में। तो इसलिए जो फॉस्फोरोसेंस है वो ज़्यादा देर तक टिकता है, मतलब ज़्यादा देर तक वो लाइट पैदा करते रहता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कई लोगों का क्या कहना है पता है कि फॉस्फोरोसेंस को इन्फाइनाइट हम डार्क एरिया में रख दें, मतलब अपने घर की एकदम बंद कर दें, फिर भी वो हमेशा सालों साल तक वो हमेशा रहता है, मतलब वो हमेशा जलता ही रहेगा। तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उसको तो बाहर से एनर्जी मिल नहीं रही है। तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को तो इसने वो कर दिया, मतलब कि डी क्या बोलते हैं यार इसको, इसने थर्मोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स के उस नियम को ही मानना बंद कर दिया कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है इस यूनिवर्स में। तो उसको आखिर बाहर से कैसे एनर्जी मिल रही? तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा है ना उसको, वो या तो इंफ्रारेड से मिल रहा है या फिर कोई दूसरे वेव, जैसे माइक्रोवेव भी हो गया, रेडियो वेव भी हो गया, जो उसके रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से मैच करता हुआ इलेक्ट्रॉन्स के, ताकि वो एक्साइट होकर दूसरे हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। और इसलिए जो फॉस्फोरोसेंस है वो ज़्यादा देर तक टिकता है।